गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास ट्रांसफर का सेकंड चैप्टर वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिलेशन, पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन लॉ, हेनरी लॉ एंड राउल्स लॉ। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी और भी टॉपिक है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिलेशन कि डिस्टिलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, डिस्टिलेशन मास ट्रांसफर में क्यों यूज करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में डिस्टिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन एक प्रकार का यूनिट ऑपरेशन है, यूनिट प्रोसेस नहीं, यूनिट ऑपरेशन है। यूनिट ऑपरेशन मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे ओनली फिजिकल चेंज होगा, ओनली फिजिकल चेंज विल हैपन, नो केमिकल रिएक्शन विल बी हियर। तो क्या होता है डिस्टिलेशन? सपोज ये अपना एक कॉलम है, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन कॉलम, डिस्टिलेशन कॉलम। ये अपना डिस्टिलेशन कॉलम है और यहां पे हम इसमें फीड दे रहे हैं, फीड को डिनोट करते हैं ऐसे, फीड इसमें दे रहे हैं। तो ये डिस्टिलेशन कॉलम क्या करेगा? तो प्रोडक्ट फीड में क्या है? अपने पास लिक्विड का मिक्सर है ए प्लस बी। सपोज अपने पास दो लिक्विड है ए और बी, उनका दोनों का मिक्सर है। उन दोनों मिक्सर को अलग करना है, लिक्विड के मिक्सर को अलग करने के लिए, लिक्विड है उनका दो या दो से अधिक लिक्विड का मिक्सर है, उनको अलग करने के लिए अपन डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो सपोज अपने पास ए और बी दो लिक्विड का मिक्सर है, उसको अपन को सेपरेट करना है, ए को अलग करना और बी को अलग करना है। तो उनको डिस्टिलेशन कॉलम में देंगे। तो ये डिस्टिलेशन कॉलम क्या करता है? टॉप प्रोडक्ट के रूप में ए को अलग कर देगा और बॉटम प्रोडक्ट के रूप में बी को अलग कर देगा। इस प्रकार डिस्टिलेशन कॉलम क्या करता है? ए और बी को अलग कर देता है। ठीक। तो इंपॉर्टेंस क्या है डिस्टिलेशन की? इंपॉर्टेंस ये है कि यह लिक्विड मिक्सर को सेपरेट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें कंडीशन क्या है कि ए और बी के दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं होगा तो डिस्टिलेशन अपन नहीं कर सकते। तो देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तभी अपना डिस्टिलेशन हो सकता है। अब डिस्टिलेशन क्या है? एक तो होता है रिफ्लक्स के साथ और एक आता है विदाउट रिफ्लक्स। रिफ्लक्स क्या होता है कि जो टॉप प्रोडक्ट अपना निकलता है, यहाँ से जो टॉप प्रोडक्ट निकलता है उसका कुछ पार्ट वापस, ये डी हो गया, ये जो टॉप प्रोडक्ट निकला अपना यहाँ से उसको कंडेंस करके, ये वेपर की, इसको कंडेंस करके जो लिक्विड बना उसका कुछ पार्ट अपने टॉप प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल दिया और उसका कुछ पार्ट अपने वापस कॉलम में दे दिया, उसको बोलते हैं रिफ्लक्स। ये जो वापस दे रहे हैं ना, इसको बोलते हैं रिफ्लक्स। कुछ पार्ट उसका वापस कॉलम में देना कहलाता है रिफ्लक्स। इसको डिनोट करते हैं आर से, आर रिफ्लक्स। रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है? L/D। रिफ्लक्स रेशियो इज L/D कि कितना मोल अपन ने वापस कॉलम में दिया और कितने मोल अपन प्रोडक्ट के बाहर निकाले, दैट इज कॉल्ड रिफ्लक्स रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिलेशन में। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये डी की प्रोडक्ट प्योरिटी बढ़ाने के लिए। डी में क्या है? ए आ रहा है, डी में कौन सा आएगा? प्रोडक्ट ए आएगा, उसकी प्योरिटी बढ़ाने के लिए अपन रिफ्लक्स उसमें देंगे। ठीक, ये तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिलेशन। फिर आता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल इसको डिनोट करते हैं पी से, स्मॉल पी, और कोई भी कंपोनेंट है उसको कंपोनेंट ए बी सी कुछ भी लगा सकते हैं, पी आई क्या है? कोई भी कंपोनेंट है। ठीक। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मान लो कोई अपने पास एक क्लोज कंटेनर है, इसमें ए गैस है, बी ए है और ए गैस है बी। ये दो गैस का मिक्सर है, ए और बी, ज़्यादा भी हो सकते हैं, अपने दो लिए, दो गैस का मिक्सर है। और इस पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर है टी मतलब टोटल। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पी आई। कौन सी कंपोनेंट का निकालना चाह रहे हैं? सपोज ए का निकालना, तो गैस ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर इंटू
इस गैस का यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना है। मोल फ्रैक्शन मतलब ए के मोल अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, YA। तो दैट दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसी प्रकार PB क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B सिमिलर है इसमें टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना मिक्स, ये हो गया अपना पार्शियल प्रेशर। इस प्रकार की इसको डिनोट करते हैं। ठीक हो गया पार्शियल प्रेशर। इसके बाद आता है डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ ये क्या कहता है, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग कि ये अपने पास एक क्लोज कंटेनर था, इसमें गैस है A और B। ये नियम लागू होता है आदर्श गैस मिक्सर के लिए, आइडियल गैस मिक्सर एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस मिक्सर। दो गैस अपने पास आइडियल गैस है, आदर्श गैस है, ए और बी, दोनों का मिक्सर है, ये क्लोज कंटेनर में है। तो ये इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है कि इस कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या होता है, इस कंटेनर में टोटल प्रेशर क्या होता है, PA प्लस PB। मतलब इस कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा A का पार्शियल प्रेशर प्लस B का पार्शियल प्रेशर। अगर इसमें गैस C भी प्रेजेंट है तो प्लस C, मतलब जितनी भी गैसें प्रेजेंट हैं उनके सभी का पार्शियल प्रेशर का एडिशन क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर। और इस गैस मिक्सर का पूरे का टोटल प्रेशर क्या होगा, PA प्लस PB प्लस PC। आगे भी कोई गैस होगा PD PC ऐसे चलता रहेगा। सारी गैसों का पार्शियल प्रेशर का योग क्या होगा, उसका टोटल प्रेशर। ये होगा डाल्टन लॉ। ठीक, अब आते हैं हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी नाम वैज्ञानिक का था, साइंटिस्ट का था, जिसने ये लॉ दिया था, नियम दिया था, इसके कारण इसको हेनरी का नियम कहते हैं। तो ये एप्लीकेबल होता है रियल गैस मिक्सर के लिए। वास्तविक गैस मिक्सर के लिए इस ये नियम एप्लीकेबल होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि PA, जैसा अभी मैंने पिछली बार बताया, पहले जो बताया डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर में, PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू समानुपाती होती है अक्ष A की। पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज प्रोपोर्शनल टू अक्ष से। अक्ष से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसके समानुपाती होती है। तो PA बराबर समानुपाती चिन्ह अगर बताएंगे तो आ जाएगा H इंटू अक्ष। कई बार H को डिनोट करते हैं KH से, H भी तो है KH भी तो ये चीज क्या है, H बराबर है हेनरी लॉ में, हेनरी नियतांक। तो इस नियम के अनुसार A का पार्शियल प्रेशर, इसी रियल गैस मिक्सर में A का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन तथा हेनरी नियतांक के गुणनफल के बराबर होता है। ये नियम कहता है हेनरी का लॉ। और हेनरी का नियतांक जो H है वो डिपेंड करेगा गैस की प्रॉपर्टीज पे, गैस की प्रॉपर्टीज पे ये डिपेंड करेगा। जैसे जैसे गैस बदलेगी और हेनरी का नियम भी, हेनरी कांस्टेंट का मान भी बदलता जाएगा। ठीक, ये हो गया अपना हेनरी का नियम। अब आता है राउल्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है राउल्स लॉ। दिस इज एप्लीकेबल फॉर अगेन आइडियल गैस मिक्सर के लिए, एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस मिक्सर, गैस लिक्विड। दिस इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस लिक्विड मिक्सर के लिए। तो इसमें राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी मिक्सर में, मान लो ये अपने पास कोई क्लोज कंटेनर है, दिस इज क्लोज कंटेनर, इसमें अपन लिक्विड लिया A और B का, क्लोज कंटेनर है, इसमें
ए और बी है तो लिक्विड कंपोनेंट है, लिक्विड कंपोनेंट है, ये जगह खाली पड़ी है। थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ए की वेपर बनेगी और बी की वेपर बनेगी। ये क्या है, लिक्विड। यहाँ पे क्या है, वेपर। ए की वेपर बन गई और बी की वेपर बन गई। यहाँ पे इस पूरे में ए और बी दोनों की वेपर बन गई, ठीक। तो इस वेपर में ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इस वेपर फॉर्म में ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए बी इंटू अक्स बी। पी ए बी क्या है, ए का वेपर प्रेशर, पी ए है ए का पार्शियल प्रेशर इन दिस मिक्सर और पी ए बी है HCl। पी ए क्या है, इस वेपर फेज में ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ए का वेपर प्रेशर जब ओनली ए इसमें प्रेजेंट था, ओनली ए इज प्रेजेंट सेम टेम्परेचर पे, तब वो होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू अक्से, अक्से क्या है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ए का मोलन्स, लिक्विड फॉर्म में मोलन्स इंटू उसका वेपर प्रेशर, ए का वेपर प्रेशर ये होता है पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसी प्रकार बी का निकालेंगे तो इसी प्रकार बी का पार्शियल प्रेशर ए का ये है, बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पी बी बी इंटू अक्स बी, बी का वेपर प्रेशर इंटू बी का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ये होता है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस लिक्विड मिक्सर। इसके बाद आता है एक टर्म आती है पार्शियल वेपोराइजेशन। आंशिक वाष्पन, पार्शियल वेपोराइजेशन ये क्या होता है कि कोई भी अपना सिंपल सा है, कोई भी लिक्विड है अपने पास, कोई भी लिक्विड है, मान लो 1 लीटर है, 1 लीटर पानी है, समझ लो सिंपल मान लिया हम लोग 1 लीटर पानी है, उसको अपन ने गर्म किया, उसको हीट दी और उसका कुछ पार्ट मतलब मान लो 500 ml उसका वेपोराइज हो गया, पूरा नहीं किया, उसका कुछ पार्ट अपने वेपोराइज किया, कुछ पार्ट उसका वेपोराइज किया, वाष्पित किया, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल वेपोराइजेशन। अगर पूरा ही कर देंगे, पूरा उसको लिक्विड से वेपर फॉर्म में ले जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल और फुल्ली वेपोराइजेशन, पूरा वेपोराइजेशन। पार्शियल का मतलब है कुछ उसका कुछ पार्ट उसका वेपोराइज किया, ये हो गया पार्शियल वेपोराइजेशन। और एक आता है पार्शियल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होगा, इसका जस्ट होता है कुछ वेपर थी, वेपर को पूरा कंडेंस ना करके, पूरा उसको संघनित ना करके, उसका कुछ पार्ट अपने कंडेंस किया है, कुछ पार्ट उसका कंडेंस किया है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल कंडेंसेशन। पूरे वेपर को लिक्विड में चेंज ना करके उस वेपर का कुछ पार्ट कंडेंस करना ही क्या करता है, पार्शियल कंडेंसेशन। ये दोनों टर्म कहाँ आती है, ये दोनों टर्म कहाँ आती है, डिस्टिलेशन कॉलम है अपना, डिस्टिलेशन कॉलम, इसमें काम आती है पार्शियल वेपोराइजेशन और पार्शियल कंडेंसेशन क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल नहीं, यहाँ पे फुल्ली कंडेंस होता है, यहाँ पे फुल्ली कंडेंस होता है, वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में चेंज कर देता है और ये रिफ्लक्स और ये दो प्रोडक्ट। पार्शियल वेपोराइजेशन यहाँ पे होता है कि जो लिक्विड निकल रहा था उसका कुछ पार्ट इसने वेपोराइज किया रिबॉइलर में और वापस कहाँ दे दिया, कॉलम में, और उसका कुछ पार्ट दे दिया बॉटम प्रोडक्ट के रूप में बाहर। तो यहाँ जो जगह होता है रिबॉइलर, इसमें होता है पार्शियल वेपोराइजेशन। ठीक हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है
रिलेटिव वोलेटिलिटी, इसको बोलते हैं सापेक्ष वाष्पशीलता भी बोलते हैं, सापेक्ष वाष्पशीलता। सापेक्ष मतलब एक दूसरे के रिलेटिव है। तो इसमें क्या है, सपोज अपने पास ये कंटेनर है, यहाँ पे ए और बी लिक्विड मिक्सर है, ए और बी का लिक्विड मिक्सर है। सापेक्ष वाष्पशीलता कहाँ काम आती है, डिस्टिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिस्टिलेशन में सापेक्ष वाष्पशीलता। तो सपोज अपने पास लिक्विड का मिक्सर है ए और बी का, लिक्विड मिक्सर में ए का मोल अंश है अक्ष ए और बी का अक्ष बी, ठीक। और यहाँ पे जो लिक्विड के ऊपर है ये है वेपर फॉर्म ऑफ ए और बी, ए बी, ये है वेपर, ये था लिक्विड। वेपर फॉर्म में ए का मोल अंश है वाई ए और बी का वाई बी का वाई बी। तो सापेक्ष वाष्पशीलता क्या है, अल्फा इक्वल टू वेपर फॉर्म में मोल अंश का अनुपात, वेपर फॉर्म में मोल अंश का अनुपात क्या होगा, वाई अपॉन वाई बी, वेपर फॉर्म में वाई अपॉन वाई बी अपॉन लिक्विड फॉर्म में मोल अंश का अनुपात, दैट इज कॉल्ड सापेक्ष वाष्पशीलता अल्फा, ये होती है। अब यहाँ पे क्या था, अब इसको आगे चेंज कर सकते हैं, इसके वाई अपॉन वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1, क्योंकि मोल अंश का योग होता है 1। यहाँ से वाई बी क्या आएगा अपने पास 1 माइनस वाई आगे। और सिमिलर यहाँ से क्या आएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स बी क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए से 1 माइनस एक्स ए, ये आ गया। तो अल्फा की वैल्यू केवल ए के वैल्यू लेने पर, ए के यहाँ पे ए भी है बी भी है, तो ओनली ए में चेंज करने के लिए वाई की जगह ये तो एक्स बी की जगह ये, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फा क्या आएगा, अल्फा बराबर वाई ए 1 माइनस वाई ए अपॉन एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए, ये होती है सापेक्ष वाष्पशीलता। एक ही टर्म यहाँ से वाई ए निकालूंगा तो मैं यहाँ से अगर वाई ए कैलकुलेट करना चाहें अल्फा के टाइम में, तो वाई ए कैसे आएगा, वाई ए इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एक्स 1 प्लस 1 माइनस इंटू एक्स, ये हो गया वाई ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ अल्फा इज दिस अक्ष, ठीक है। तो ये हो गया अपना सापेक्ष वाष्पशीलता, ठीक। तो ये अपना चैप्टर जो पूरा हुआ वेपर लिक्विड